Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 60th class of CA Inter Audit on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Sorry for posting the videos after a long break. In this class, we will start chapter number 13, that is audit of different types of entities. In this chapter, loads of topics are there and all of them are unique and special. So you need to learn at least 4 to 5 special features or points of each type of entity. This chapter, along with chapter number 12, that is audit of banks, has an approximate weightage of 15 marks in your examinations. We will not go with the pattern as given in the study material. We will cover the topics in other sequence. So our first topic will be audit of firms. Come to page number 13.28 of the study material. Audit of firm. फर्म, यहाँ फर्म से मतलब है पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो कवर्स एलएलपी, लेकिन एलएलपी के लिए इन्होंने स्पेशली नीचे एक और टॉपिक दिया है, ऑडिट ऑफ एलएलपी. हम लोग एलएलपी को वहाँ पर कवर करेंगे पूरा. अब फर्म का जो ऑडिटर रहता है उसको यूजुअली अपॉइंट कौन करता होगा? पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, या तो वो खुद इंडिविजुअली अपॉइंट करते हैं या फिर किसी डिसीजन के बेसिस पे लेके वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को. उसका रेम्यूनरेशन भी वो पार्टनर्स ही खुद फिक्स करते हैं. ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ उस अपने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में चेक कर लेनी चाहिए कि उसकी ऑडिट की स्कोप क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं ऑडिट की, जो कि पार्टनर्स ने कुछ मिलकर डिसाइड करी हो या कुछ इम्पोज करी हो लिमिटेशंस. और अगर वो चेंज ऑफ ऑडिटर हो रहा है, मतलब ये कोई नया ऑडिटर किसी पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट करने के लिए आ रहा है, तो उसको अपने प्रीवियस ऑडिटर से कंफर्म कर लेना चाहिए, कम्युनिकेट कर लेना चाहिए कि मैं ये ऑडिट ले सकता हूँ ना, आपकी कोई फ़ीस पेंडिंग तो नहीं है. ये इसके लिए आप लोग अपने सीए फाइनल्स में कवर करेंगे. ये चीज़ें आपके सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर कवर्ड हैं एज प्रोफेशनल एथिक्स. द ऑडिटर में पर्टिकुलरली इंश्योर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट. In case the firm is required to get its account audited under the requirements of any statute, for say example Income Tax Act, the auditor will have to qualify the report in case of non-compliance with the accounting standards also. Alternatively, only disclosure of non-compliance with the accounting standards would be sufficient without making it a subject matter of qualification. Coming to page number 13.29 of the study material. अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है इंस्टीट्यूट कि व्हाट आर द मैटर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और से फर्म. नाउ बिफोर स्टार्टिंग the auditor should examine the partnership agreement or the partnership deed of the partners. और उसको ये प्रोविजंस को चेक कर लेना चाहिए जो ये आपके दे रखे हैं. इसमें से आप कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स तो एज इट इज़ याद कीजिएगा जो इसके अंदर दे रखे हों. बाकी के जो आपको पॉइंट्स हों वो आप अपने मन से लिख सकते हैं वहाँ पे, जो आपको दिमाग में उस टाइम पे क्लिक कर जाएँ. फर्स्ट पॉइंट, नेम एंड स्टाइल अंडर विच द बिजनेस विल बी कंडक्टेड. किसका बिजनेस? पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किस नाम से चलेगा और किस मैनर में चलेगा. सेकंड, ड्यूरेशन क्या है उस पार्टनरशिप की? लिमिटेड पार्टनरशिप तो नहीं है कोई, ठीक है, जो कि उन लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्री कर रखी होगी, वो ऑडिटर को चेक कर लेना है. अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, वो फिक्स रहेगी या फिर वेरिएबल रहेगी, पूरे ईयर टू ईयर चेक करना है ऑडिटर को. पीरियड एट द एंड ऑफ विच द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप विल बी क्लोज. तो देखना पड़ेगा 31 मार्च को क्लोज होंगे या फिर 31 दिसंबर को क्लोज होंगे, ये ऑडिटर को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेक करना रहेगा. और पीएसआर क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या रहेगा, एज मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रहेगा या फिर कोई फिक्स प्रपोर्शन रहेगा, वो ऑडिटर को चेक करना है. ठीक है. लॉसेस कोई पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा या नहीं करेगा, या फिर सारे बियर नहीं करेंगे, सारे बियर करेंगे, ये ऑडिटर को ये भी चीज़ चेक कर लेनी है. Next point, the provisions as regards maintenance of books of accounts and the matters which must be taken into account for determining the profits of the firm. For example, reserves कोई create करने नहीं करने, provisions for depreciation बनाना नहीं बनाना, ये सब पूरा डिटेल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर रहेगा. ऑडिटर को सिर्फ उनको चेक करना है कि इसी के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट बने गए हैं या नहीं है. ठीक है. बोरोइंग कैपेसिटी क्या रहेगी पार्टनरशिप फर्म की. ठीक है. रेट at which interest will be allowed on the capitals and loans provided by partners. कोई फिक्स रेट रहेगा या फिर जो मार्केट रेट चल रहा है उसी रेट पे हम लोग पार्टनर्स को देंगे. ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी ऑडिटर को चेक करना है. क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी और या फिर विड्रॉल्स परमिटेड है क्या एक्स्ट्रा. ठीक है. ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स एज रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. कौन सा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, तो कौन सा पार्टनर क्या चीज़ को मैनेज करेगा, ये भी पूरा
पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा या फिर उन लोगों ने अपना कंसेंट दे रखा होगा फर्म के अंदर, तो वो ऑडिटर को चेक करना है। बैंक अकाउंट्स को कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा? तीनों पार्टनर्स तो एक साथ ऑपरेट कर नहीं सकते हैं, तो मेन जो साइनिंग पार्टनर रहेगा वो कौन सा पार्टनर रहेगा, ऑडिटर को ही चेक करना है। ठीक है, पार्टनरशिप के सरप्लस फंड्स कहाँ पर इन्वेस्ट होंगे, ऑडिटर को ये भी चेक करना है। लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे, दैट हैव बीन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स। राइट्स क्या रहेंगे, पावर्स क्या रहेंगी पार्टनर्स की, ये भी उसको ऑडिटर को चेक करना है। एंड ऑन देयर इम्प्लाइड अथॉरिटी टू प्लेज द फर्म्स क्रेडिट और टू रेंडर इट लायबल। कौन सा पार्टनर किसी फर्म मतलब पूरी फर्म को कोई पार्टनर इंडिविजुअली पूरा का पूरा लायबल कर सकता है क्या, ये भी ऑडिटर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेक करना पड़ेगा। सी, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप लोग इसमें कुछ और चीज़ें आंसर में लिखने लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। और आप लोग सोचोगे कि एक पॉइंट से वे लिख दोगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेक करना है, और इसको आप लोग नीचे वाले आंसर के साथ मर्ज कर दोगे जो अगला क्वेश्चन है, मैटर्स विच शुड बी स्पेशली कंसिडर्ड इन द ऑडिट। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये जो क्वेश्चन है मैटर्स विच शुड बी स्पेशली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये नवंबर 19 के अंदर और RTP में 19 में पहले ही पूछा जा चुका है। और जो ये क्वेश्चन है जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया है, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके अटैम्प्ट के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTP अप्रैल 19 में पूछा गया था ये, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब चैप्टर नंबर 1 में भी हमने एडवांटेजेस कवर करे थे कि ऑडिट कराने के क्या फ़ायदे हैं। अब ये पर्टिकुलर किसी स्पेशल एंटिटी के लिए पूछ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ऑन ब्रॉड कंसिडरेशंस द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप कुड बी स्टेटेड एज फॉलोज। 5 पॉइंट्स हैं, आपको ये पांचों पॉइंट्स बहुत ढंग से याद रखने हैं। फर्स्ट एडवांटेज, ऑडिटेड अकाउंट्स जो रहते हैं वो कन्वीनियंट और रिलायबल मीन्स प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स। उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती कि आपको इतना प्रॉफिट मिल गया, इसको बी को इतना प्रॉफिट मिल गया है, सी के पार्टनर को इतना कम प्रॉफिट क्यों मिला। ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स और सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स जो रहते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं रिलायबल एविडेंस फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट्स ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर और टू द डिसीज्ड पार्टनर। थर्ड पॉइंट, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर रिलाइड अपॉन बाय द बैंक्स। अगर हम लोग किसी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दे देंगे और एक ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देंगे तो उसमें ज़्यादा रिलाय बैंक किस पर करेगा, जो ऑडिटेड होंगे बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एज एविडेंस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, बैंक्स उसको आसानी से रिलाय कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपना एडवांटेज, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैन बी हेल्पफुल इन द नेगोशिएशंस टू एडमिट अ पर्सन एज अ पार्टनर। हम लोग किसी पर्सन को एडमिट करना चाह रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में, तो हम लोग हमारे जो स्टेटस दिखाएंगे पार्टनरशिप फर्म का, जो नया एडमिटिंग पार्टनर रहेगा वो स्टेटस को देख के सेटिस्फाई हो सकता है कि हाँ इनकी एक्चुअल पोजीशन इतनी थी इस डेट पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एन ऑडिट इज एन इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज बीइंग टेकन बाय अ वर्किंग पार्टनर और पार्टनर्स, स्पेशली इन द केस ऑफ दोज पार्टनर्स हु आर नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट हो जाती है और उसके अंदर 3 पार्टनर्स रहते हैं, ए और बी तो एक्टिव, ए बी और सी, ए और बी तो एक्टिव पार्टनर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और सी को स्लीपिंग पार्टनर या फिर इनएक्टिव पार्टनर मान लेते हैं, तो सी को कंफर्मिटी रहेगी, उसके लिए एक सेफगार्ड रहेगा कि ये ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो वो भरोसा कर सकता है ए और बी के वर्किंग पर भी कि हाँ मैं इन पे ब्लाइंडली बिलीव कर सकता हूँ कि ये लोग सही काम कर रहे होंगे और मेरे को मेरा प्रॉफिट शेयर बिल्कुल सही हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने लिए, मैटर्स विच शुड बी स्पेशली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब ये नवंबर 19 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होने के चांसेस इस अटेम्प्ट में तो बहुत कम है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑडिटर को चेक करना है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, वो किसी ऑथराइज पार्टनर के थ्रू साइंड है या नहीं है, ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। सेकंड, ऑडिटर को मिनट्स जो पार्टनरशिप के अंदर अगर रखे गए हैं उनको रीड करना है और वहाँ से देखना है कि क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसके लिए ऑथराइजेशन सारे पार्टनर से लिया गया था या नहीं गया था, सेम जैसे कंपनी के अंदर होता है। थर्ड पॉइंट, बिजनेस ऑथराइजेशन देखना है, मतलब जिस बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड है वो बिज़नेस ऑथराइज था ना, जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ था या नहीं था। ठीक है, ये ऑडिटर, ये क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, मैटर्स विच शुड बी स्पेशली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये स्पेशल पॉइंट्स है, जब ऑडिटर किसी पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट कर रहा होगा तो उसको ये ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सेकंड पॉइंट मिनट्स को रीड करना, थर्ड पॉइंट बिजनेस ऑथराइजेशन चेक करना।
नेक्स्ट पॉइंट है एडिकेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो एडिकेट हैं या नहीं है एज पर द पार्टनरशिप फर्म एंड एज पर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फिफ्थ पॉइंट, नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर। ऑडिटर को चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर का कोई इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्ट तो नहीं हो रहा है किसी और पार्टनर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर द फर्म्स टैक्स पेबल। ऑडिट जो पार्टनरशिप फर्म ने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है, ये ऑडिटर को चेक करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पार्टनर्स के बीच में बटे हैं वो ऑडिटर को चेक करना है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसी के हिसाब से बटे हैं या नहीं बटे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने 6 पॉइंट्स कवर होते हैं, 7 पॉइंट्स, और यहाँ पे ये टॉपिक भी अपना कवर होता है पार्टनरशिप फर्म वाला। इसमें मेन इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो पहला मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, और दूसरा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों आपको बहुत ढंग से याद करने हैं। ये मैटर्स टू बी कंसिडर्ड के आप 4-5 पॉइंट्स तो बहुत ढंग से याद कीजिएगा, बाकी आप नॉर्मल पॉइंट्स हैं आप अपने मन से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर के ऑडिट में मतलब कोई कंपलसरी तो रहता नहीं है इसको ऑडिट करवाना सोल ट्रेडर को, मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन इसके ऊपर नहीं रहती है। कुछ एक्ट के अंदर अगर जैसे इनकम टैक्स एक्ट में देखें हम लोग तो 44 AD का अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ से ज़्यादा जो लिमिट्स हैं अगर वो उनको क्रॉस करता है तो इनकम टैक्स के हिसाब से ऑडिट होती है, इनकम टैक्स ऑडिट वो अलग है। बाकी सोल ट्रेडर के लिए कोई कंपलसरी ऑडिट का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अ सोल ट्रेडर इज़ अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन टू हैव हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। हाउएवर बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो अपना प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए या फिर प्रॉफिट को मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाने के लिए या फिर किसी बैंक से लोन लेने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ब्रोकर्स हो सकते हैं और ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बैंक फॉर अप्रूवल ऑफ लोन्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? सोल ट्रेडर खुद हिमसेल्फ करेगा। और अगर कभी चेंज ऑफ ऑडिटर हो रहा है मतलब किसी फर्म किसी इंडिविजुअल की ऑडिट पहली बार कोई ऑडिटर कर रहा है या फिर उससे पहले कोई और ऑडिटर था और अब वो नया ऑडिटर आ रहा है, तो जो नया ऑडिटर आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुराने वाले ऑडिटर से कंफर्म करे, कम्युनिकेट करे कि आपके कुछ ड्यूज़ तो नहीं है या फिर मैं इसकी ऑडिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। एज सच सोल प्रोप्राइटर कैन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एज वेल एज द कंडीशंस अंडर विच इट विल बी कैरिड आउट। सोल प्रोप्राइटर कुछ लिमिटेशंस भी आपको दे सकता है, तो आपको उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर या उसी स्कोप के अंदर आपको काम करना है ऑडिटर को। अब इस ऑडिटर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेजेस क्या रहते हैं ऑडिटर को, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने के एडवांटेजेस क्या रहते हैं सोल ट्रेडर को। तो वो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो अपन ने कवर करा था वहाँ से इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा और बाकी इसको आप रीड करके छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। थर्ड टॉपिक ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो आप लोगों के एरिया में देखा होगा आप लोगों ने, नगर निगम होता है या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ जिनको हम लोग बोलते हैं, वो लोकल बॉडीज़ कहलाती हैं। बैकग्राउंड आप लोग इसका खुद रीड कर लीजिएगा एक बार। लोकल बॉडीज़ का मेन अर्निंग्स क्या रहती हैं? प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड ऑक्ट्रॉय, ठीक है। और मतलब और अदर म्यूनिसिपल टैक्सेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल टैक्स जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के साथ कटता है। नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्सेस हो सकते हैं, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स हो सकते हैं, टोल प्लाजा, शो टैक्सेस, है ना, ये मेजर रेवेन्यूज़ हो सकते हैं। और अगर कुछ किसी लोकल बॉडीज़ को किसी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स मिल रही हैं वो भी लोकल बॉडीज़ के लिए रेवेन्यू का सोर्स हो सकती हैं। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर्स 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज़। तो ये भी आपके एक MCQ में पूछा जा सकता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ होती हैं, टाउन एरिया कमिटीज़ होती हैं एंड लास्ट कैंटोनमेंट कमिटीज़ होती हैं। तो ठीक है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर्स 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज़। अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ हैं ये, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है MCQ के लिए। अब 3 ये आप लोगों को रेवेन्यू ग्रांट्स के दे रखे हैं कैटेगरीज। जनरल पर्पस ग्रांट्स भी हो सकती हैं जो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी भी, ये क्यों मिलती है लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स? ताकि वो नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में जो गैप है उनको कवर अप कर सकें। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स जो किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ग्रांट्स मिली हैं। और स्टैट्यूटरी एंड कंपनसेटरी ग्रांट्स, दीज ग्रांट्स अंडर वेरियस इनैक्टमेंट्स आर गिवन टू लोकल बॉडीज़ एज कंपनसेशन और अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनी रेवेन्यू। अगर किसी लोकल बॉडी को किसी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे GST में 2-3 जो छोटे कुछ लोकल बॉडीज़ को लॉस हुए थे, GST में कंज्यूम हो गए थे जो चीज़ें, तो उन लोगों को स्टैट्यूटरी और कंपनसेटरी ग्रांट्स मिले थे,
ठीक है। अब इनका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, ये आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बजटरी प्रोसीजर इनके हिसाब से, मतलब बजट पहले पास होता है, फिर उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर इन लोग करते हैं, उसके हिसाब से ये लोग इनकम्स को पूरा मैच करके चलते हैं। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा रहता है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट्स ऑफ लोकल बॉडीज़। ये May 18 के अंदर एक बार पूछा जा चुका है कि ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ को कराने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इसके? पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑन द फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कंटेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और जिस तरीके से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं उनकी फेयरनेस कितनी है, उसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग अपॉन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। किसका? ऑफ लोकल बॉडीज़। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑन एडहेरेंस टू लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पूरा लॉफुली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी एक रिपोर्टिंग का या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, रिपोर्टिंग अपॉन वेदर वैल्यू इज़ बीइंग फुली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंट। जो फुली, मतलब फॉर एग्जांपल 1 रुपये का हमने खर्चा करा तो 1 रुपये की हमारे को वैल्यू रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं बीच में फाइनेंशियली कहीं और ट्रांजैक्शन रूट हो रहा हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑडिटर जो रहेगा वो पूरा डिटेल में चेकिंग करेगा और उससे ऑडिटर, मतलब उस ऑडिटर कुछ ऐसी चीज़ें एरर्स पकड़ सकता है या फ्रॉड पकड़ सकता है जो कि किसी लोकल बॉडी के अंदर अकर हो रहा हो या फिर कोई मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो, तो वो भी ऑडिटर चेक कर सकता है और उसको पकड़ के रिपोर्ट कर सकता है अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। 5 पॉइंट्स हैं, आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग करेगा किस पे? फेयरनेस और कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन पर। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, जो उस लोकल बॉडी के अंदर चल रहा है। लोकल बॉडी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली एडहेयर कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू फॉर मनी इज बीइंग रिसीव्ड बाय द लोकल बॉडी और नॉट। एंड लास्ट पॉइंट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। Friends, we will cover the remaining part of this topic in our next video, which is very important. Also, as this chapter is a big one, so I recommend you to finish the topics of this chapter with videos on the same day so that at the end it will not become burdensome for you. Okay? Stay connected by subscribing to our channel for the next videos and don't forget to hit the like button. Thank you. Bye bye.